राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। विकास और सुधा अभी अभी शॉपिंग करके लौटे थे। विकास हॉल में रखे हुए सोफे पर सिर टिकाए पैर फैलाए आराम की मूड में बैठा था। उसके बगल में ढेर सारे शॉपिंग बैग रखे थे। सुधा किचन में चाय बनाकर लाई और दोनों आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए दोनों सुकून महसूस कर रहे थे कि सुधा कहती है, आज तो हमें शॉपिंग करके मजा ही आ गया। कितने महीने हो गए थे तुम्हें टाइम नहीं मिलता था। चलो, कुछ दिनों के लिए घर का सामान आ गया। और तुमने जो मेरे लिए मेरे पसंद के इतने कपड़े दिला दिए, उसके लिए विकास तुमको थैंक यू। थैंक यू की कोई बात नहीं मैडम, तुमको खुश रखना तो मेरा फर्ज बनता है। यह कहकर विकास हंस दिया और सुधा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। सुधा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पोस्टमैन खड़ा था। एक बड़ा सफेद लिफाफा पकड़ा दिया। सुधा ने दरवाजा बंद किया और लिफाफा लेकर विकास के पास पहुंच गई। विकास ने चाय का कप रखा और जल्दी से लिफाफा खोलकर देखने लगा। सुधा भी उसकी तरफ देख रही थी। बड़ी बेसब्री थी यह जानने की कि आखिर यह लिफाफा किस बात का है। विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। सुधा साफ महसूस कर रही थी कि कोई अच्छी खबर नहीं है। सुधा ने पूछा, क्या हुआ? जरा पढ़कर तो सुनाओ। खुद पढ़कर क्या उदास हो गए? अरे मेरी बेचैनी बढ़ रही है, मुझे तो बताओ। विकास ने कहा, सब कुछ खत्म हो गया सुधा, हम बर्बाद हो गए, हम लूट गए, हम कहीं के नहीं रह गए। यह कोर्ट की नोटिस है। इसमें लिखा है कि इस घर को हम 30 दिन के अंदर खाली कर दें और यह नोटिस मेरे माता पिता की तरफ से है। यह सुनकर सुधा को चिंता कम और क्रोध ज्यादा हो गया। तुम्हारे मम्मी पापा की हिम्मत कैसे हुई हमें घर खाली करने की नोटिस भेजने की? हम उन्हें देख लेंगे, एक बार उनका पता तो चल जाए कि वह जाकर कहाँ छुपे हुए हैं। यह कह सुधा ना जाने कितना भला बुरा अपने सास को कहने लगी। विकास उदास होकर वहीं बैठ गया। डाकिया अब तक जा चुका था। दरवाजा बंद था। दोनों के मन में अब जो शॉपिंग का आनंद था, जो कुछ पल पहले सुकून था, वह कहीं दूर चला गया। कुछ समय पहले की बात है जब विकास के माता पिता सुशीला जी और बिहारी लाल जी यहीं पर रहा करते थे। विकास अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बिहारी लाल जी की अपनी एक दुकान थी। दुकान मानो तो बहुत बड़ा शोरूम था। बिहारी लाल जी उस दुकान से करोड़ों कमाए और एक आलीशान मकान बनवाया। बिहारी लाल जी अपने दुकान में चार चार नौकर रखे थे और वह सेठ बनकर गद्दी संभाला करते थे। बड़ी आमदनी हुआ करती थी। समय यूं ही गुजरता गया। विकास भी पढ़ लिख कर जब जवान हो गया तो उसने अपने माँ को एक दिन बताया कि सुधा नाम की लड़की से वह प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। बिहारी लाल जी विकास की शादी एक अपने ही बिजनेसमैन दोस्त की बेटी से करना चाहते थे, लेकिन विकास ने अपने पिता की बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ गया। तो माँ समझाने लगी कि इकलौता बेटा है, आखिर शादी तो किसी लड़की के साथ ही करना है, तो चाहे तुम अपनी पसंद की लड़की से करो या उसके। देखो, तुम्हारी पसंद अब मायने नहीं रखती। बेटे को जिंदगी गुजारना है, इसीलिए उसकी पसंद की लड़की से शादी कर दो। बिहारी लाल जी अपनी पत्नी की बात मान गए और विकास की शादी सुधा नाम की लड़की से कर दिए। शादी के बाद सुधा घर में आई। वह पहले तो एक गृह लक्ष्मी की तरह बनकर रही। विकास शादी के कुछ दिनों बाद तक भी कुछ कमाई नहीं करता था। पढ़ाई करने के बाद भी अपने पिताजी की कमाई में मजे करता। वहीं बिहारी लाल जी अपनी दुकान को बाखूबी अपनी दोनों हाथों के बलों पर संभाल रहे थे। उन्हें जरूरत भी नहीं थी कि बेटा उनकी दुकान पर आकर बैठे। लेकिन एक समय आया कि उनकी कमर में अचानक से मोच आ गई। बिहारी लाल जी की तबीयत बिगड़ती गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कमर में गैप है। इन्हें कुछ दिनों के लिए चलना फिरना उठना बैठना नहीं चाहिए। यह बेड रेस्ट करेंगे तो जल्दी ही इन्हें आराम मिलेगा। बिहारी लाल जी आराम के मूड पर कुछ दिन के लिए घर में रुक जाते हैं।
दुकान में 4-4 नौकर थे, लेकिन नौकरों के सहारे दुकान छोड़ना उचित नहीं समझे। इसीलिए उन्होंने विकास को कह दिया कि विकास, बेटा कुछ दिन के लिए तू दुकान में जा। तुझे दुकान के काम काज तो आता नहीं है, लेकिन नौकर हैं वह अच्छी तरह से अपना काम संभाल लेंगे। बस तुझे देख रेख करनी है। विकास पढ़ा लिखा था। दुकान में जाते ही धीरे धीरे वह दुकान का लेन देन हिसाब करना सारी बातें बहुत ही जल्दी सीख गया। दुकान में काम करने में उसे मजा आने लगा था, क्योंकि पहले उसे अपने पिता से पैसे मांगकर लेना पड़ता था। जब से वह दुकान में जाने लगा था, रोज शाम को अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेकर आता और अब उसके हाथ में पैसे आते। जब शाम को वह घर आता तो पैसे से भरा बैग लाकर अपनी पत्नी को पकड़ा देता। पहले से ज्यादा उसकी पत्नी सुधा खुश रहने लगी थी। विकास धीरे धीरे दुकान संभाला और अब उसे दुकान में रहने की आदत सी पड़ गई थी। पिताजी ठीक होने लगे तो एक दिन उन्होंने कहा, बेटा मैं अब दुकान में बैठूंगा, तुम भी दुकान में आओ, अच्छा लगता है। लेकिन मेरा भी घर में मन नहीं लगता। मैंने जब से यह दुकान डाला है, सेठ बनकर अपनी गद्दी में ही बैठा हूँ। अब विकास नहीं चाहता था कि उसके पिता दुकान में आए। वह दुकान में खुद आजादी से दुकान को संभालना चाहता था। उसने अपने पिता से कहा, पापा अब तो आपकी तबीयत भी खराब रहती है और अब आपका बेटा जवान हो गया है, आप चिंता क्यों करते हो? अब सारी जिम्मेदारी का बोझ उठाने का समय मेरा आ गया है। अब मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, तो फिर आप दुकान में आकर क्यों परेशान हो रहे? आप घर पे रह के आराम कीजिए और मुझ पर भरोसा कीजिए। यह बात सुशीला जी को भी अच्छी लगी। वह भी अपने पति को समझाते हुए कहती है कि आपका बेटा इतना समझदार है। हमारा विकास तो दुकान के काम को इतना जल्दी सीख लिया है, माल लाना, माल को बेचना, सारी चीजें वह कितने अच्छे से कर रहा है। उसे कुछ सिखाना नहीं पड़ा। आप क्यों चिंता करते हो? वह आपके इस बिजनेस को दिन दूनी रात चौगनी बढ़ाएगा। आज बिहारी लाल जी को भी अपने बेटे पर गर्व हो रहा था कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, मुझसे ज्यादा बिजनेस को बढ़ाकर दिखाएगा। वह अब सुकून से घर में रहने लगे, लेकिन उन्हें एक खाली पंसा लगता था। जिस तरह से वह रोज सुबह उठकर तैयार होकर दुकान में जाते जाते ही अपने दुकान को गेट में ही पैर छू प्रणाम करते, फिर अपनी गद्दी पर बैठते। 4-4 नौकर उनके ऑर्डर पर काम करते, वह काउंटर संभालते। वह कभी अपने ग्राहक को ग्राहक नहीं समझते थे। ग्राहकों से हाथ जोड़कर बड़े प्यार से विनम्रता के साथ उनसे बात किया करते थे। उन्हें चाहे एक ग्राहक को हैंडल करने में क्यों ना घंटे भर का समय लगे, लेकिन वह उसे प्रसन्न होने तक उसकी बात सुना करते थे। इसीलिए बिहारी लाल जी की दुकान में जो एक बार कस्टमर आता था, वह उनकी दुकान का होकर ही रह जाता था। बिहारी लाल जी को लगता था कि कहीं मेरा बेटा मेरे पुराने ग्राहकों का ध्यान नहीं रखा, उनसे अच्छे से बात नहीं किया तो ग्राहक टूट जाएंगे, वह दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। इसीलिए वह यह भी कहते, बेटा मेरी दुकान की गद्दी पर तो तू ही बैठ, लेकिन मुझे भी बाहर कभी कभी बैठने दे। मैं तो काउंटर में बैठ जाऊंगा, या कि मुझे भी देख रेख करने दे। नहीं पापा, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बार बार विकास यही कहता। तो अब बिहारी लाल जी घर पर रहने लगे थे। घर में उन्हें कुछ दिन रहते हो गया था कि बहू उनको अब इज्जत मान सम्मान घटा रही थी। पहले जिस ससुर को सुबह उठते ही बिना पूछे चाय और नाश्ता टेबल पर रखकर आती थी, उनके सामने जुबान नहीं खोलती थी, आज वही बहू 2 बार 3 बार आवाज देने पर एक कप चाय लेकर जाती थी। बहुत ही जल्दी बिहारी लाल जी का शरीर जकड़ गया, उनकी तबीयत खराब रहने लगी। और वैसे भी सुशीला जी बहू के आने पर कभी बैठी नहीं थी। वह बहू के साथ घर के कामों में लगी रहती थी। उन्होंने तो कभी आराम किया ही नहीं। लेकिन अब जब ससुर घर पे रहने लगे थे, तो वह खुद ही अपने पति की सेवा, उनकी देख रेख, उनके लिए चाय नाश्ता खाना
पूरा दिन बनाकर दिया करती थी। वह बहू के मिजाज समझ रही थी, इसीलिए वह सोचती थी कि मेरे पति को, बहू को कुछ कहना ना पड़े कि बहू बेटा मेरे लिए कुछ बना कर दो। वह कोशिश करती कि हर वक्त अपने पति का काम वह खुद करे। विकास का भी अब तेवर बदल चुका था। ना तो वह दुकान जाते समय पापा से मिलता और ना ही आते समय। जैसे ही पापा का दिल इतना बेचैन रहता दुकान के बारे में पूछने का कि कैसा चल रहा है मेरा बिजनेस। उनके उस बिजनेस में उनके प्राण बसते थे, लेकिन वह तो अब उसके बारे में कुछ खबर भी नहीं बताता। यूं दिन गुजरते गए। बहू और बेटे का जो नजरिया था वह दिन प्रतिदिन बदलता गया। माता पिता उनकी नजरों में अब बोझ से लगने लगे थे। धीरे धीरे दोनों बहू और बेटा घर और दुकान के मालिक बन बैठे थे। बिहारी लाल जी को अपने और अपनी पत्नी की दवाइयों के पैसे भी अब विकास से मांगने पड़ रहे थे। विकास से मुलाकात होती यही बहुत बड़ी बात। सुबह कब चला जाता, शाम को आकर कब घर में सो जाता, उससे तो मिलना मुश्किल हो गया था। पापा इंतजार करते। अब उनके हाथ में पैसे नहीं थे। कभी वह बैग भर के पैसे लेकर शाम को आया करते थे, लेकिन आज वही एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। दोनों माता पिता की दवाइयों तक का पैसा बड़े मुश्किल से विकास देता था। एक दिन सुशीला जी सब्जी लेने मार्केट गई हुई थी। घर के सारे सामान लाने की जिम्मेदारी बहू ने उनको ही दे रखी थी। सुबह ही जब वह सब्जी लेने चली जाती हैं, इधर पिताजी की दवाई खाने का समय होता है। वह काफी समय से बाहर निकल निकल कर अपनी पत्नी को देख रहे थे। ना जाने अभी तक सुशीला जी आई क्यों नहीं। जब काफी देर हो गई और वह लौट कर नहीं आई, तो पिताजी बहू को आवाज देते हैं, बहू तुम्हारी सास तो अभी तक लौट कर नहीं आई। मेरी दवाई सुबह की लेट हो रही है। तुमने कुछ नाश्ता बनाया हो तो मुझे दे दो। यह सुनकर तो सुधा गुस्से से किचन में बड़बड़ाने लगी। अभी सुबह हुई नहीं, किसी ने अभी कुछ खाया नहीं, लेकिन इस भूखे ससुर को तो देखो, नाश्ता नाश्ता चिल्लाए जा रहा है। इस इंसान को कितनी भूख लग रही है। अरे अभी तो मैं सुबह के काम भी खत्म नहीं की, इसे नाश्ता कहाँ से दे दूं। ऐसे बोझ कभी मरते भी नहीं हैं। यह आवाज सीधे पिताजी के कानों तक जा रही थी। उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी कि मैंने क्यों अपनी बहू से नाश्ता मांग दिया। वह किचन में इतना बड़बड़ा रही थी, ससुर के पसीने छूट गए। कुछ ही समय के बाद जब सुशीला जी लौटकर आई, तो उनको नर्वस और पसीने में डूबो हुआ देखकर कहती हैं, क्या हुआ जी, तबीयत खराब हो रही है क्या? नहीं। जैसे ही वह सब्जी लेकर किचन की तरफ बढ़ी कि बहू की आवाज उनके कानों में पड़ी, यह मरते भी नहीं हैं। दोनों यह सास ससुर मेरे जी के जंजाल है। दुकान से तो इनका पीछा छूट गया। भगवान करे कितना जल्दी ये दोनों मर जाएं। यह शब्द सुनते ही सुशीला जी के हाथों से सब्जी का बैग गिर गया और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। जोर से वह चिल्ला पड़ी, बहू यह तू क्या कह रही है? तू अपने सास ससुर को मरने की दुआएं मांग रही है? ऐसा क्या कह दिया? वह लौट कर फिर ससुर के पास आई और अपने पति से पूछती है, क्या हुआ? यह सुधा आज इतना क्यों बड़बड़ा रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया? तो पिताजी कहते हैं, अरे कुछ नहीं, तुम ना जाने क्यों देर कर दी थी। मैंने बहू से कहा कि मुझे जरा सा नाश्ता दे दो तो मैं अपनी दवाई ले लूं, लेकिन वह गुस्से में हो गई। यह सुन सुशीला जी ने कहा, नाश्ता तो मैं बनाकर गई थी, बना हुआ नाश्ता वह तुम्हें निकाल कर नहीं दे सकती थी। तुम सो रहे थे इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। वह फिर गुस्से में किचन में गई और कहने लगी, बहू जब मैं नाश्ता बनाकर गई थी तो ससुर से मांगने से पहले ही तुम उन्हें नाश्ता ले जाकर क्यों नहीं दे? इतना सुनने के बाद भी सुधा को कोई आत्मग्लानि नहीं हुई। उसने सीधा जवाब दिया, तुम दोनों को ना जाने कितनी पेट में आग लगी रहती है, जो सुबह से ना जाने कितना जल्दी उठकर नाश्ता बना देते हो। मुझे नहीं पता कि आधी रात उठकर ही तुमने नाश्ता बना दिया है।
और जब बना ही दिया था तो अपने भुक्खड़ पति को खिलाकर जाती। सुधा आज सास के मुंह पर बातों की हद पार कर दी थी। सास से इतना बड़ा अपमान सहन नहीं हो रहा था। वह भी बहुत कुछ कही, बहू, यह तो मेरे घर पर रहकर इस तरह से मेरे पति का अपमान कर रही है। आज तो तूने हद पार कर दिया है। तुझे इस तरह से शोभा नहीं देता। जो तुम अपने सास ससुर को ऐसा कह रही है, तेरे ससुर की कमाई है यह सब। इतना बड़ा आलीशान मकान है, इतनी बड़ी दुकान आज अपने बेटे को बनाकर दिए, उसमें मालिक बनकर बैठा है। जितने दिन तेरे ससुर दुकान जाया करते थे, हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। आज हम एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। तूने हमें नौकरानी बना दिया। सुबह से लेकर शाम तक में 2 बार 3 बार तू मुझे बाजार भेजती है। ऊपर से घर के सारे काम करती हूँ, यही सोचकर कि घर में शांति बनी रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए मैं अपना मुंह बंद करके काम करती हूँ। लेकिन तूने तो हद पार कर दिया। अब तक विकास भी उठकर घर में आ गया। किचन में आते ही कहने लगा, माँ, तूने क्यों सुबह सुबह घर की शांति भंग करके रख दिया। पूरा दिन दुकान में काम करता हूँ, घर में शांति से 2 पल आराम करने को नहीं मिलता। अपने बेटे की तरफ देख उनके मन में एक उम्मीद जगी कि शायद विकास ये सारे शब्द सुनकर अपने माता पिता की साइड जरूर लेगा। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी पत्नी देख क्या बोल रही है। मुझे और तेरे पापा को मरने की दुआएं मांग रही है, हमें बोझ कह रही है, हमें दोनों को कितना अपशब्द कह रही है। तूने सुना नहीं माँ? यदि उसने एक शब्द मरने को कह भी दिया तो क्या उसके कहने से तुम लोग मर जाओगे? वह भी पूरा दिन घर का काम कर करके परेशान हो गई है। कुछ कह दिया होगा तो इतना कुछ बोलने की क्या जरूरत है। अब सुधा जी बेटे और बहू के इस व्यवहार से समझ चुकी थी कि यह दोनों एक हैं। इन दोनों से कोई ठीक उम्मीद नहीं की जा सकती। वह अपने पति को नाश्ता निकाल कर दी और दवाइयाँ, और खुद मुंह में पानी भी नहीं डाली। अपने कमरे में जा अपने पति से कहने लगी, बहुत बड़ी गलती हो गई है जी, जो हमने अपने बेटे को इतना सब कुछ सौंप दिया। कम से कम दुकान में आप बैठते थे तो आपको इतने दुखों का सामना तो नहीं करना पड़ता था। बिहारी लाल जी ने कहा, अब मैं कल से अपनी दुकान में खुद जाऊंगा। इस लड़के को जो करना है करे, जाकर अपना कोई नया नया बिजनेस शुरू करे, तब समझ में आएगा कि बिजनेस खड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है। पिताजी बाहर आकर कहते हैं, विकास, आज तुझे दुकान जाने की जरूरत नहीं है। तू बैठ घर में, मैं अपनी दुकान खुद संभाल लूंगा। तेरे और तेरी पत्नी के भरोसे हम नहीं रहेंगे, और यह घर मेरा है। मेरे घर पर रहकर हम लोगों से इतनी बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तुम्हारी पत्नी ने हद पार कर दिया है। अब तुम दोनों अपना अपना देख लो। इतना सुनते ही सुधा, जो अब तक क्रोध और गुस्से से बड़बड़ा रही थी, अचानक से सातिर भरी राक्षसों जैसे हंसी ठहाके लगाकर हंसने लगी। दोनों माता पिता एक दूसरे की तरफ देखकर आश्चर्य में थे। तभी सुधा अपने कमरे में गई, 2-3 पेज का एक फाइल लेकर आई और लहराते हुए कहती है, क्या कहा तुम दोनों ने? यह घर तुम दोनों का है, तुम अपनी दुकान जा रहे हो। तुम दोनों की भूल है। यह पेपर देखो, यह घर, दुकान और सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है, यानी कि मेरे और तुम्हारे बेटे विकास के नाम पर। यह सुनकर तो सुशीला जी और बिहारी लाल जी की आंखें फटी रह गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। फिर पूछा, यह कैसे, तुम्हारे नाम पर कैसे? तो उसने फिर हंसते हुए कहा, गिफ्ट है सासू माँ, गिफ्ट है, जो कि ससुर जी ने दे दिया है। तुम लोग याद करो, पिछले दिनों में कई बार हमने तुम्हारे से पेपर में साइन करवाया, यह कहकर कि यह तुम्हारे हॉस्पिटल के पेपर हैं। कुछ सामान लाने का ऑर्डर है और तुम लोग आंख बंद करके साइन करते गए। वह साइन था तुम लोगों के प्रॉपर्टी का पेपर, जो तुम लोगों ने सीधे सीधे लिखा है कि हम अपनी सारी प्रॉपर्टी, दुकान और यह मकान अपने बेटा विकास के नाम पर कर रहे हैं। यह सुन तो सुशीला जी और बिहारी लाल जी की पैरों तले जमीन सरक गई।
इतना बड़ा धोखा! इन लोगों ने सब कुछ हथिया लिया है, तभी इनकी जुबान इतनी चौड़ी हो गई है, वरना जब तक सब कुछ हमारे नाम पर था, इन दोनों को इतनी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अपने ही घर में अपने बेटे ने इतना बड़ा धोखा! यह सुन तो अब सुशीला जी को उस घर में रहने का एक पल मन नहीं हुआ। वह अपने कमरे में आई और कहने लगी, देखो जी, इतने बड़े धोखेबाज के साथ तो मैं एक पल नहीं रह सकती। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहू और मेरा बेटा मुझसे इतना बड़ा धोखा करेंगे। अपने ही माता पिता की जमीन धोखे से हड़प लेंगे। अब यह लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों पर हम दोनों भरोसा नहीं कर सकते। उनके पति भी अब उनकी सहमति में हाँ मिला दिए, लेकिन वह तो दंग थे। उनके हाथ पैर में जान नहीं थी। क्या ऐसा भी होता है दुनिया में? अपनी ही औलाद अपने पिता को ठग लेती है। आज उनका दिल शून्य था, कोई भाव नहीं। क्या वही वही बेटा है जिसे वह ऐसा आराम से 25 सालों तक बैठकर दोनों हाथों से पैसा लुटाते रहे? और आज आज वही जब जवान हुआ, समझदार हुआ, तो अपने पिता को ही लूट लिया। यह सोच सोच कर तो मानो उनके शरीर में काटो तो खून नहीं। सुशीला जी ने 2 बैग तैयार कर लिया। पुरानी कुछ यादें, पुराने कपड़े, अपने पति और अपनी तस्वीर। जो उनको चाहिए था वह 2 बैग में भर लिया। अब दोनों, विकास और सुधा, मजे से खाना बनाकर बैठकर खा रहे थे। बूढ़े सास ससुर को पूछने भी नहीं आए। तभी दोनों पति पत्नी उस घर को फिर से अपनी नजरों से देखे और आंखों में आंसू आ गए। कितने सपने, कितने अरमानों से उन दोनों ने इस महल को बनवाया था, और आज इस महल को उनके बेटे और बहू ने उनसे छीन लिया। वह दोनों अपना अपना बैग हाथ में पकड़े और उस घर से विदा ले लिए। जाते हुए बहू और बेटा दोनों ने देखा, लेकिन नजरें फेर ली। एक शब्द नहीं पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहोगे, क्या कोई ठिकाना भी है? बिल्कुल नहीं। दोनों वहां से चल पड़े। अब दोनों का कोई ठिकाना नहीं, जाते तो कहाँ? माँ ने कुछ पैसे बचाकर रखे थे। जब उनके पति दुकान में रहते तो वह उन्हें पैसे दिया करते थे। सुशीला, तुम अपने लिए कुछ खरीद लिया करो, मुझे समय नहीं मिलता। लेकिन सुशीला जी उन पैसों को संभाल कर रख देती थी। आज वही पैसे उनके मुसीबत में काम आएंगे। वह उस शहर से दूसरे लगे हुए शहर में आ गए। छोटा शहर, एक कॉलोनी में पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक किराए का छोटा सा कमरा ले लिया। पुराना मकान था, किराया भी कम था, इसीलिए दोनों पति पत्नी उसमें रहने लगे। एक कमरे में 2 चटाई, 2 तकिया और 2 पुरानी पुरानी चादरें। दोनों पति पत्नी वहां पर रहते हुए यह सोचने लगे, आखिर हमारा गुजर कैसे होगा? हम क्या खाएंगे, क्या लाइट पानी का बिल भरेंगे और कैसे इस मकान का किराया देंगे? यह सुनकर पिताजी ने कहा, सुशीला, तुम बहुत चिंता करती हो। भगवान ने जो डाला है वही हमें इस मुसीबत से सहारा देगा। कुछ दिन तो वैसे ही गुजरते गए। सुशीला जी के पास जो पैसे थे उनसे घर का राशन और कुछ सामान आता रहा। लेकिन जब पैसे खत्म होने पर आए तो उन्हें चिंता सताने लगी। एक दिन सुशीला जी ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। वैसे तो पिताजी कई दिनों तक काम ढूंढने बाहर गए, लेकिन उनकी उम्र देखकर उन्हें कहीं काम नहीं मिला। एक दिन शाम को जब पिताजी काम ढूंढकर लौट रहे थे, उन्हें कचौड़ी की दुकान दिखी। वह अपनी पत्नी के लिए कचौड़ियां पैक करवा कर लाए। सुशीला जी जब कचौड़ी खा रही थी, उनके मन में अचानक से एक ख्याल आया, कचौड़ी। कभी वह इन्हीं कचौड़ी को इतने प्यार से, इतनी अच्छी बनाया करते थे कि उनके बेटा और उनका पति उनकी तारीफ कर करके खाते थे। वह कचौड़ी बनाकर अपनी दुकान में काम कर रहे नौकरों के लिए भी भेजा करती थी। सुशीला जी अपने पति से कहती हैं,
क्यों ना मैं कचौरी बनाने का काम शुरू करूं? आपको पता है कचौरियां मैं कितने अच्छे से बना लेती हूँ। यह सुनकर बिहारी लाल जी ने कहा, इस उम्र में तुम कर पाओगी? सुशीला जी समझाते हुए कहती है, देखो जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान ने मुसीबत तो इस उम्र में डाला है, तो मुसीबत से निपटना भी पड़ेगा। बिहारी लाल जी ने कहा, ठीक है, तुम जो भी करोगी हम दोनों मिलकर करेंगे। दूसरे ही दिन सुशीला जी ने कचौरी बनाने का सारा सामान और एक मिस्त्री से पुरानी लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर एक ठेला तैयार करवा लिया। सुशीला जी कचौरी बनाकर अपने ही मोहल्ले के चौराहे में लेकर चली गई। दोनों पति पत्नी गरम गरम कचौरियां बनाते और वहीं ले जाकर बेचते। लेकिन जब पहले दिन वह कुछ कचौरी बनाकर गए तो उनकी कचौरी कोई नहीं लिया। सुशीला जी उस दिन लौट कर आ गई। फिर दूसरे दिन उन्होंने थोड़ी सी कचौरियां बनाकर अपनी किस्मत आजमाने पति पत्नी फिर से निकल पड़े। दूसरे दिन उनकी थोड़ी बिक्री हुई, लेकिन उसमें भी सामान का खर्च भी नहीं निकल पाया। सुशीला जी ने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे दिन भी वह कचौरी लेकर गई, लेकिन दूसरे दिन से ज्यादा आज उनकी कचौरियां बिकी थी। चौथे दिन जब वह गई तो सुशीला जी की आज कचौरियां लगभग सब बिच गई थी। दो तीन कचौरी ही बची थी। आज दोनों पति पत्नी को उम्मीद की एक नई किरण दिखने लगी थी। अब वह रोज लगाने लगे। धीरे धीरे उनकी कचौरी रिक्शे वाले, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, आसपास के रहने वाले लोग कचौरियां लेने लगे। जो एक बार उनकी कचौरी खाता दोबारा उनके यहाँ जरूर लेने जाता। उनके हाथ की कचौरी धीरे धीरे कॉलोनी में फेमस हुई, मोहल्ले में। फिर दूर दूर तक उन्हें कचौरियां फेमस होने लगी। यहाँ तक कि छोटे मोटे प्रोग्राम में भी उन्हें कचौरी बनाने का ऑर्डर मिलने लगा था। अब दोनों पति पत्नी मेहनत करके अपना जीवन तो गुजार रहे थे। एक दिन दोनों पति पत्नी कचौरियां बनाकर ग्राहकों को खिलाए जा रहे थे। कोई पार्सल ले रहा था तो कोई वहीं प्लेट में खा रहा था। तभी वहां पर एक बाइक वाला आकर रुकता है। वह लड़का ठेला के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सुशीला जी उनकी तरफ देख कहती हैं, बेटा, कचौड़ियां पार्सल कर दूं या प्लेट में लगा दूं? कुछ देर तक वह लड़का कुछ बोलता ही नहीं। दोनों बूढ़े पति पत्नी की तरफ देखता रह जाता है। यह बात दोनों पति पत्नी को समझ में नहीं आ रही थी कि यह लड़के खाने को तो कुछ नहीं बोलता, हम लोगों को देखे जा रहा है। तब बिहारी लाल जी ने फिर से कहा, बेटा, कुछ चाहिए क्या? उस लड़के ने कहा, अंकल आंटी, आप दोनों यहाँ कचौरी बेच रहे हो, क्यों? आप दोनों की तो कभी कपड़े की बहुत बड़ी शोरूम हुआ करती थी। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देख यह तो समझ गए थे कि यह लड़का कोई पहचान वाला है। तो फिर बिहारी लाल जी ने कहा, हाँ बेटा, किस्मत का खेल है। कभी शोरूम की गद्दी पर बैठता था और आज चौराहे पर कचौरियां बेच रहा हूँ। उस लड़के ने कहा, आपने हमें पहचाना नहीं अंकल, मैं सौरभ हूँ, आपके बेटे विकास का दोस्त। आपके घर भी आया करता था। आज मैं वकील हूँ। यह सुनकर उन्हें याद आने लगा कि हाँ, विकास का एक दोस्त था जो हमारे घर आया। उसने अपना हेलमेट उतारा। उसका चेहरा देखकर वह लोग पहचान गए। बेटा, क्या करूं, किस्मत ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। सौरभ ने कहा, अंकल आंटी, आप लोग मुझे बताइए, ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को इतनी धूप में यहाँ रोड पर कचौरियां बेचना पड़ रहा है? आखिर आपका बेटा विकास कहाँ गया? काफी समय से मेरी भी उससे मुलाकात नहीं हुई। अब सारी बातें सुशीला जी और बिहारी लाल जी सौरभ से बताने लगे। सौरभ जब यह सुना उसे आश्चर्य होने लगा। विकास इतना गिरा हुआ निकलेगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। सौरभ एक गरीब घर से लड़का था, वहीं विकास अपने पिता की कमाई पर ऐश करता, बहुत सारे पैसे ले जाया करता था, दोस्तों को होटल में खिलाता। सौरभ भी उनमें शामिल हुआ करता था।
लेकिन सौरभ की जेब हमेशा खाली रहती थी। यह याद कर सौरभ कहने लगा, अंकल जी, आपने विकास को कितना छूट दे रखी थी। जब कॉलेज में मैं एक एक पैसे के लिए तरसता था, पार्ट टाइम जॉब ढूंढता था, वहीं आपका बेटा विकास जेब में भर भर के पैसे लाता, दोस्तों के साथ उड़ाता था। यह सुनकर दोनों माता पिता कहने लगे, बेटा, उसी सब चीज का तो आज वह बदला ले रहा था। जितना उसे लाड़ प्यार और आराम दिया हमने, उसी का आज नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू बह चले थे। लेकिन सौरभ ने कहा, अंकल आंटी, आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, आप लोग ऐसे चुप कैसे रह गए? अपने बेटे के साथ कुछ किए क्यों नहीं? सुशीला जी ने कहा, बेटा, हम क्या कर सकते हैं? उसने तो पेपर में साइन करके और हमारी जमीन, हमारा घर दुकान सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? सौरभ ने कहा, अंकल आंटी, मैं वकील हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि कैसे आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिलेगी। यहाँ तक कि आपके बेटे के ऊपर केस भी होगा, धोखाधड़ी का केस। अब कानून का यही कहना है कि माता पिता की जमीन, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति पर बेटे बहू का कब तक अधिकार नहीं है, जब तक वह अपनी मर्जी से ना दे, और दी हुई संपत्ति भी वह वापस लेने का अधिकार रखते हैं, यदि उनका बेटा उनकी सेवा, उनकी देख रेख नहीं करता तो। यह सुनकर तो सुशीला जी और बिहारी लाल जी की आंखों में चमक आ गई। सच बेटा, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ अंकल जी, हो सकता है, और आपकी संपत्ति आपको वापस मिलेगी। सुशीला जी ने एक प्लेट में कचौरी लगाते हुए कहा, ले बेटा, पहले तू नाश्ता कर ले, फिर हम इस विषय में बात करते हैं। सौरभ ने माँ के हाथ की कचौरियां खाई और कहा, आप बहुत अच्छी कचौरियां बनाते हैं आंटी, बहुत अच्छा लगा आपके हाथ का खाकर। अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मेरे पिताजी हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। फिर सौरभ ने सुशीला जी और बिहारी लाल जी की मदद करते हुए कोर्ट में उन्हें ले जाकर उनकी तरफ से हल्फनामा बनवाया, धोखाधड़ी का केस लगवाया और उनके बेटे विकास को नोटिस भेज दिया। वही नोटिस आज जब सुधा और विकास के हाथ लगी तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई। इतना जल्दी विकास और सुधा भी हार मानने वाले नहीं थे। उन दोनों ने भी एक वकील लगा लिया और अपनी तरफ से माफीनामा लगवा दिया। यहाँ तक कि यह भी कहा कि हमने धोखे से कोई उनका प्रॉपर्टी नहीं हड़पा है। मेरे माता पिता मुझे अपनी मर्जी से सब कुछ दिए हैं, बस हमारा दिल बुरा नहीं है, हमसे कुछ गलतियां हो गई, शब्दों का हेर फेर हो गया, जिसका बुरा मानकर मम्मी पापा घर छोड़कर चले गए। हमने उन्हें काफी ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वह हमें मिले नहीं। तो इसका मतलब यह नहीं कि यदि घर में छोटे मोटे झगड़े हों तो सास बहू, पिता पुत्र के बीच रिश्ता खत्म हो जाता है। ऐसी कई दलीलें विकास ने भी अपने वकील के द्वारा कोर्ट में पेश करवाया, लेकिन बिहारी लाल जी और सुशीला जी जब अपने पड़ोस में बात किया तो उनके गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानते थे। कई लोग उनके साथ हो लिए और कहा, आज तुम्हारे बेटे और बहू ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, कल को हमारा बेटा और हमारी बहू भी करेंगे, इसीलिए सबक सिखाना जरूरी है। चलो, हम कोर्ट में सच बोलेंगे, हमने अपनी आंखों से देखा है कि आपका बेटा, आपकी बहू आपको कितना परेशान करते थे। पूरा मोहल्ला कोर्ट में जाने को तैयार था, लेकिन वकील ने कहा, यदि हमें यहाँ से सिर्फ 5 लोग भी बोलेंगे, वही गवाही बहुत होगी, पूरे मोहल्ले को जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन कोर्ट की सुनवाई हुई, पूरा मोहल्ला वहां पहुंच गया। कुछ लोग बाहर खड़े थे। 5 लोगों की गवाही में नाम लिखा गया था। 3 लोगों को बुलाकर गवाही दिलवाई गई और फिर 2 और लोगों को भी बुलाया। फिर वही वकील ने कहा, जज साहब, यदि इन 5 लोगों की गवाही कम पड़ रही हो तो अब तक अंकल और आंटी के लिए पूरा मोहल्ला गवाही देने को तैयार है। वह सब चाहते हैं कि ऐसे धोखेबाज बेटे और बहू को सबक सिखाना जरूरी है। 5 लोगों की गवाही
और भी सारे गवाह देने को तैयार थे। केस मजबूत हो चुका था सुशीला जी और बिहारी लाल जी का, इसीलिए फैसला उनके पक्ष में हुआ। उनके बेटे को उनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए जुर्माना या कि कुछ महीनों की कैद दी गई और उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके माता पिता को वापस करने को कहा गया। अब विकास और सुधा ने सारी प्रॉपर्टी अपने पिता की वापस कर दी। जुर्माने के रूप में 20,000 रुपए भी भर दिया। अब दोनों पति पत्नी वह घर छोड़कर किराए के मकान में आ चुके थे। एक कमरा किराए का था। अब दोनों पति पत्नी को समझ में आ गया था। आलीशान महल में सोफे और बेड पर सोने वाले आज नीचे जमीन पर सो रहे थे। विकास ने अभी तक कुछ पैसे भी इकट्ठा नहीं किया था। दुकान भी उसके हाथ से चली गई थी। अब वह नौकरी ढूंढ ढूंढ कर परेशान था। उसे बहुत ही कम पैसे मिलने वाली नौकरी मिली। किसी के कपड़े की दुकान में वह नौकरी करने लगा। कभी वह सेठ बन गया था, आज वह नौकरी कर रहा था। जितने पैसे वह कमा रहा था उससे घर का खर्च, पानी, लाइट बिल और अपनी पत्नी का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। सुधा और विकास दोनों में बहुत झगड़ा होता। दोनों एक दूसरे को आरोप लगाते। वहीं सुशीला जी और बिहारी लाल जी अपने पुराने मकान में आ चुके थे। उनकी दुकान भी उन्हें वापस मिल चुकी थी। अब वह अपनी दुकान संभालते हुए अपने पुराने नौकरों को भी बुला लिए थे। अब उनके दिन तो लौट गए थे, लेकिन उनकी बहू और बेटा ने जैसे किया था उसकी सजा भी भगवान ने उन्हें दे दिया था। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आप लोगों को क्या लगता है? क्या माता पिता को अपने बेटे से प्रॉपर्टी वापस लेना चाहिए या उन्हें माफ करके छोड़ देना चाहिए? अपने कमेंट, अपने विचार जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी में। आप लोगों का कहानी अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिंदगी के सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।